खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कसाब को आज सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई। जी हाँ, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसका हमें सम्मान उसका हमने किया है और उस कानून व्यवस्था के अधीन ही सारी कार्रवाई की गई है। जहां तक विधि या कानून का प्रश्न उठता है, जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है उसका पूरा सम्मान हमने किया है और उस कानून व्यवस्था के अधीन ही ये सारी कार्रवाई हुई है। हमारे देश से बाहर क्या कानून व्यवस्था है और कोई क्या कहता है या करता है उस पर मेरा कोई कहना मैं समझता हूं उचित ना होगा और ना ही मुझे कोई कहने का अधिकार है। चलिए, तो कानून व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहते सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल साफ किया है। कानून व्यवस्था के तहत तमाम चीजें की गई हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कसाब की फांसी के मसले पर अपनी राय रखी। कसाब को जो फांसी हुई है, पूरे देश में देश की यही मांग थी कि वो जल्दी फांसी पर चढ़े, जो भारत पर हमला करे और वो लंबे समय तक यहाँ रहे। न्याय की पूरी प्रक्रिया हुई और राष्ट्रपति महोदय ने तुरंत उस पर निर्णय दिया और ये देरी से सही एक अच्छी खबर है। चलिए, देर से ही सही मगर अच्छी खबर है। बीजेपी इस बात को मानती है और कांग्रेस ने जो आज कदम उठाया है, हालांकि ये कदम बहुत ही गोपनीय कदम था जिसको कांग्रेस कदम फूंक फूंक कर चल रही थी। शायद ये वजह थी कि कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि ये खबर कहीं भी लीक हो। जब तक इस तमाम घटना को अंजाम नहीं दे दिया जाता है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रही है। और साथ साथ 2014 में जो होने वाले चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है। बहुत कुछ कांग्रेस को और भी देखना होगा। बीजेपी के लिए एक मुद्दा कांग्रेस ने जरूर खत्म कर दिया है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे बाकी है जिस पर कांग्रेस को अभी भी काम करना बाकी है। जी हाँ, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित ठाकुर और ब्रजेश मिश्र। ब्रजेश, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से चर्चा हो रही है काफी रणनीति कांग्रेस बना रही है और देख रही है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने अभी भी और बहुत बड़ी चुनौती जो करना है। जी, कांग्रेस के पास अभी आगे बहुत चुनौतियां हैं, चाहे आप इसको आतंकवाद को ले लीजिए या फिर महंगाई को ले लीजिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मेरा ये समझना है वाहिदा जी कि जो आतंकवाद है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि देश में अलग अलग या हमारे राजनीति में अलग अलग राय बननी चाहिए। सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ काम करना चाहिए। इसको हटाने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए काम हमें करना चाहिए। और जहाँ तक देरी की बात है, तो कानून का अपना एक प्रक्रिया है कानून की, उसी तहत कानून अपना काम करता है। ट्रायल्स होते हैं, जो आरोपी हैं उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो इसमें वक्त लगता है लेकिन न्याय मिलती है। तो जब न्याय मिलता है तो हमारे सामने ऐसे चलिए न्याय मिला है। और सुमित, न्याय मिला है, लेकिन सवाल तो है, आप जो बताना चाहते हैं बिल्कुल आप अपने राय व्यक्त कर सकते हैं आप अपनी। साथ ही ये भी बताइए सुमित, पाकिस्तान ने कसाब की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, दफनाया गया जेल में, क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक सवाल है आपने जो पूछा पाकिस्तान से विदेश नीति के संबंध में, और दूसरा ब्रजेश जी ने उठाया है इस पूरी भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में। देखिए, 2001 में संसद पर हमला होता है। अफजल गुरु आज तक अपने लिए कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। राजीव गांधी का मसला हो गया, राजीव गांधी के हत्याकांड का मसला हो गया, और तकरीबन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देकर भारत सरकार जो है मामलों को लंबित रखते जाती है। 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत जाता है और लोगों, जो आम आदमी है, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनका जो धैर्य है वो खत्म होने लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे पहली बात न्यायिक पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही के अंतर्गत ये सुधार लाने पड़ेंगे कि आतंकवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर वो कम से कम एक समय सीमा बांधे, और इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो भी करा जाए, क्योंकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। प्रक्रियाओं के नाम पर कम से कम 10 साल और 20 साल का एक लंबा वक्त ना लिया जाए। दूसरी बात जो आपने पूछा पाकिस्तान के संदर्भ में, तो पाकिस्तान के संदर्भ में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि कारगिल में जब युद्ध हो रहा था तब पाकिस्तान ने ये बात बोली थी कि वहां पर जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन लोग हैं, उसमें हमारे आर्मी के लोग नहीं हैं, और उन्होंने उस समय भी डिनाई किया था कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग हैं। लेकिन बाद में जब कारगिल युद्ध खत्म हुआ तब उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के शव को वापस लिया था। रही बात अब अजमल कसाब की, तो शुरुआती दौर में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने इस बात की पुष्टि कभी नहीं किया कि अजमल आमिर कसाब जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि एक मंत्रिमंडल के सदस्य ने, जरदारी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य ने ये जरूर कह दिया था कि
अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी, और उसके बाद में उनको पद से बर्खास्त होना पड़ा था। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिहाज से ये बात भारत की ओर से बहुत दावे के साथ कहा जा रहा है, और ये बात तकरीबन सिद्ध भी हो गई है कि वो पाकिस्तानी नागरिक था। लेकिन औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला है, वो कसाब के शव को नहीं लेने वाला है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर उस पर पड़े। लेकिन अब भारत के सामने चुनौती यह है कि उस कसाब के मसले को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर एक दबाव बना रहे, और पाकिस्तान जो है वो भारत के प्रति कम से कम पूर्वाग्रहों से ग्रसित। लेकिन सुमित, एक दूरअंदेशी की बात की जाए, जैसे अगर हम दूरअंदेश हों तो आपको लगता है कि जिस तरह से आज अचानक से फैसला लिया गया है, अभी अफजल गुरु का फैसला बाकी है, क्या सरबजीत पर भी इस तरह की इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ये बोलते हुए मुझे इसमें कोई शक नहीं हो रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों की जब बात आती है, दो देशों के बीच के जब दो द्विपक्षीय संबंधों की बात आती है, तो एक जो देश कदम उठाता है तो उसका दूसरे देश के संदर्भ में भी बहुत व्यापक असर होता है। जहां तक की बात इस पूरे मसले की है, तो ये हमारी जो कूटनीति का जो ये फैसला था, वो ये फैसला था कि सरबजीत का जो मसला था वो चिश्ती के साथ में भी एक बार डाइवर्ट किया गया था, और जब अजमेर में चिश्ती साहब को रिहा किया गया था तो सरबजीत के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया था। लेकिन अब जब चूंकि कसाब का मसला है, वहीदा जी आपने बिल्कुल सही कहा है, कसाब के मसले के बाद में पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी सरबजीत को फांसी की सजा या इस टाइप के कड़े कदम उठाने की बात कहेगी, क्योंकि वहां पर वो भी लाहौर बम कांड का आरोपी है, और कम से कम अब हमारे पास में उनको मानवता के आधार पर रिहा करने का कम से कम कोई मुद्दा नहीं बचता है, क्योंकि जैसे हमारी न्याय प्रणाली ने कसाब को दोषी ठहराया था, तो वैसे ही सरबजीत को पाकिस्तान की न्याय प्रणाली ने दोषी ठहराया है। तो मान के चलिए ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान का रुख नरम हो और कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि सरबजीत के मसले पर अब हम कोई प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ पर कसाब का मसला था वैसा ही पाकिस्तान के न्यायालय में सरबजीत का मामला था पूरी तरह से। बिल्कुल, ये एक मुसीबत का सबब ज़रूर बना हुआ है, ख़ासतौर से सरबजीत की रिहाई की जो आस उनके परिवार वालों को बनी थी, अब उस पर एक सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अफजल गुरु एक बड़ा मसला अभी भी बना हुआ है सुमित, ख़ासतौर से बीजेपी, आप जिस तरह से आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये चर्चा की कि आज सुबह से ही नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, दिग्विजय सिंह ने पहले ही इस चीज़ को ट्वीट किया, तो क्या कहेंगे आप? ये देखिए, दिग्विजय सिंह और बीजेपी ये बात दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि कसाब का मसला जैसे ही अब खत्म हो रहा है तो बाकी के, और खासकर अफजल गुरु का मसला जो है वो लाइमलाइट में आएगा, वो स्पॉटलाइट में आएगा। तो दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया कि अब अफजल गुरु के मामले पर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला करे। उनका ट्वीट होना था, उसी टाइमलाइन में नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि अब अफजल गुरु का आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर अब अफजल गुरु के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अपनी अपनी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास में पक्ष ये है कि भाई ऐसा है कि हमने तो कसाब को फांसी दे दी है और अफजल गुरु की प्रक्रिया जारी है, लेकिन बीजेपी जो है इसका पूरा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को देना चाहती नहीं है। वो ये बताना चाह रही है कि भाई साहब ऐसा है कि आपने जो है अब कसाब को तो फांसी दे दिया, लेकिन अफजल गुरु के मसले पर चूंकि वो बहुत संवेदनशील और संसद से जुड़ा मुद्दा था, उस पर आपका जो रवैया है। चलिए, बीजेपी के पास कुल मिलाकर के अभी एक मुद्दा बड़ा बना हुआ है, अफजल गुरु, क्योंकि इससे पहले कसाब का मुद्दा उठता रहा है। कसाब के मुद्दे को आज बिल्कुल सरकार ने, कांग्रेस ने बिल्कुल खत्म कर दिया है इस मुद्दे को, और खास तौर से अब जो अफजल गुरु का मुद्दा है उस पर कांग्रेस किस तरह से देखती है, सरकार किस तरह से देखती है, यूपीए किस तरह से इस फैसले को लेती है, एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बता दें आपको कि कसाब को फांसी मिलने के बाद अब अफजल गुरु की फांसी की सजा पर भी सियासत वाकई गर्म होने लगी है, क्योंकि बीजेपी ने अफजल की दया याचिका पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तो मैं आपको बता दें, इस पर सियासत वाकई गर्म हो रही है, और किस तरीके से अब इस पूरे मामले को सरकार देखती है। उधर बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए, चाहे हम देर जरूर आए हों, लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही है। यानी कि बीजेपी भी इस फैसले को सराह रही है और देश के दुश्मनों के लिए ये एक कड़ा संदेश बताया है। कसाब की फांसी को हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और देश के दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो सीमा पार में बैठ करके देश को और दुनिया को दहशत और आतंकवाद से डराना चाहते हैं, देश और दुनिया के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को ध्वस्त करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के लिए भी एक कड़ा संदेश और चेतावनी है। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी ने तो इस फैसले की सराहना की, और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है ये भी जानते हैं। अजमल कसाब की जो फांसी हुई है वो थोड़ी देर से लिया गया दुरुस्त कदम है,
मुंबई में आतंकवादी हमला 2008 में हुआ था और आज 2012 में पूरे लगभग 4 साल के बाद हम अंतिम सजा दे पाए। आज का दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए संकल्प को दोहराने का है और भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार से और कांग्रेस से ये अपेक्षा करेगी कि इस पूरी लड़ाई में एक नए संकल्प को दिखाएं। हमें यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अच्छे रिश्तों के हम भी पक्षधर हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करेगा, जो 6 जनवरी 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच के समझौते का सार है, तब तक रिश्ते बहुत नॉर्मल नहीं होंगे। चलिए, तो जब तक तमाम चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हैं और तमाम ऐसी चीज़ों पर सख्ती से निपटा नहीं जाता है, तब तक के आगे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं और इन चीज़ों को सख्ती से बरतना बिल्कुल भी। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज कसाब को फांसी की सज़ा दी गई है, हालांकि ये बहुत ही गुप्त रखा गया था, लेकिन इसकी सराहना यूपीए सरकार की सराहना हो रही है, यूपीए सरकार के इस फैसले की सराहना हो रही है। चर्चा में शामिल करने के लिए हमारे साथ इस पूरे आधे घंटे की चर्चा में हमारे साथ सुमित ठाकुर शामिल रहे और अभिषेक मिश्र शामिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश मिश्र और सुमित ठाकुर, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं आपको बता दें कि जिस तरह से आज फांसी की सज़ा दी गई, हालांकि तमाम मीडिया हलकों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी एक हलचल ज़रूर मच गई, लेकिन कांग्रेस के इस कदम को सराहा जा रहा है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, ये सुनवाते हैं आपको। अब्दुल कसाब को फांसी दी गई, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया और पूरा सस्पेंस ऑपरेशन रहा और सच में जो 26/11 का हल्ला हो गया था आतंकवादियों का, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के आतंकवादी को आज सुबह सुबह जो फांसी दी, सच में हमारे भारत की जनता को न्याय मिला है। और जो शहीद हो गए थे ऐसे परिवारों वालों को आज शांति मिलेगी। कसाब को फांसी दिए करके आपले सरकार ने अच्छा कदम उठाई कि कसाब को फांसी दिए। कसाब के लिए बहुत वो एक आतंकी था कसाब, उसके लिए आपले सरकार ने जो भी कुछ करी बहुत अच्छा काम करी और आइंदा ऐसा किसी ने करा तो आपले सरकार ने फांसी देना चाहिए उसे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भारत सरकार ने जो भी किया है, थोड़ा लेट हुआ उसकी वजह से, फिर मुझे इतना अच्छा लगा। सुबह मेरे को ये न्यूज़ पता चला, उसे भागते भागते मैं यहाँ चला आया। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। मेरे को क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। उसने जो लोगों को मारा है, जो मैं अभी भी मेरे आंखों से इतना पानी आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोलूं। चलिए, तो लोगों की राय हमने आपको सुनाई। लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सरकार का जो ये फैसला है ये वाकई सराहनीय फैसला ज़रूर है, लेकिन देर आए दुरुस्त आई। ये तमाम लोग भी इस बात को मान रहे हैं। बता दें आपको कि मुंबई हमला और 166 लोगों की जान का दोषी अजमल आमिर कसाब को आज फांसी दे दी गई और इस फैसले की सराहना ज़रूर हो रही है। आगे भी सरकार के आगे कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं जिससे सरकार को निपटना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए GNN न्यूज़ के साथ। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर।